आज हम लोग हमारे जीओसी की पहली क्लास शुरू करते हैं। तो यूजुअली जीओसी जो लोग होते हैं आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन से शुरू करवाते हैं, बट क्योंकि हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन और ऑर्बिटल्स इसके सारे कंसेप्ट ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं, तो आई जस्ट डोंट थिंक कि वापस उन सारी चीज़ों को रिपीट करने की अभी कोई ऐसी खासी नीड है। तो अभी हम लोग जो टॉपिक आज कवर करने जाएंगे दैट विल बी द टाइप ऑफ फिजन्स इन जीओसी। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो रहेगा, कोशिश करेंगे उसको शॉर्ट में रखने की। तो बातचीत देखो कुछ इस प्रकार से है, आपको ये जानना है कि आपके पास आखिर में फिजन ये होता क्या है। बट उसको जानने से पहले आई थिंक तुम्हारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी खुद है क्या। अगर आपके सामने कोई भी केमिकल रिएक्शन दी हुई है तो केमिकल रिएक्शन इज जस्ट ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ख़त्म। उस बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी आपने दी, जब वो बॉन्ड बना तो उसने आपके लिए कितनी एनर्जी रिलीज की, बराबर। मतलब पूरी तरीके से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है कि कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं और कितने बॉन्ड्स टूट रहे हैं। बस कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, कैसे बॉन्ड टूट रहे हैं, कितनी एनर्जी जा रही है, कितनी एनर्जी आ रही है, यही उसकी पूरी की पूरी मतलब कहते हैं ना दुनिया उसके आजू बाजू उसके अराउंड घूमती रहती है। तो ऐसे में हम लोगों का जो आज का टॉपिक है दैट इज़ आप लोगों का टाइप ऑफ फिजन, या फिर आप कह सकते हो कि आज का जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है दैट इज़ आप लोगों का बॉन्ड क्लीवेज। तो देखो कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो तो उस रिएक्शन मैकेनिज्म में हर स्टेप में कहीं ना कहीं नया बॉन्ड बन रहा होता है और कहीं ना कहीं पुराना बॉन्ड आप लोगों का टूट रहा होता है। तो एक्चुअली में आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से तरीके से आपका वो स्पेसिफिक बॉन्ड टूट रहा है, या फिर आपको कौन से स्पेसिफिक तरीके से उस बॉन्ड को तोड़ना है। तो ऐसे में जो बॉन्ड क्लीवेज होता है केमिस्ट्री में, या फिर अगर मैं इसको ऐसा कहूँ कि जो आप लोगों का बॉन्ड फिजन होता है केमिस्ट्री में, ये जो बॉन्ड फिजन होता है ये आप लोगों का कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। पहला ये आप लोगों का होता है होमोलिटिक फिजन और दूसरा इसका नाम होता है आप लोगों का हेट्रोलिटिक फिजन। कभी भी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं भी ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कि बॉन्ड टूट रहे हैं, तो उनके टूटने के 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो वो होमोलिटिकली टूटे हैं या तो वो लोग हेट्रोलिटिकली टूटे हैं। और व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म होमोलिटिकली एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हेट्रोलिटिकली ब्रेकडाउन होना, तो बहुत ही सिंपल सा देखो कंसेप्ट है आप लोगों के पास, जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में या पीरियोडिसिटी के दौरान आपने जो ये चीज़ें पढ़ी नहीं थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट, बस उसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट हम लोगों को यहाँ पे एक बार रिकॉल करना रहेगा। होता कैसा है कि जब भी बॉन्ड बनते हैं तो हो सकता है बॉन्ड 2 सिमिलर एटम्स के बीच में बन रहा हो, ठीक है। अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास कोई एक मॉलिक्यूल है लेट्स से, तो मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल में अगर मान लेते हैं आपके पास 2 एटम है ए और बी, तो यहाँ पे अगेन 2 पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं कि ये ए एंड बी आप लोगों के सेम एटम्स हो सकते हैं, या फिर इन लोगों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी रहेगी। जैसे अगर किसी की 2.1 है तो किसी दूसरे की 1.9 लेट्स से, ये इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तुम्हें कोई ऐसा खासा लार्ज डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा होता है आप लोगों का कि जो ए एंड बी है ये जो है आप लोगों के डिफरेंट एटम्स होते हैं, या फिर तुम इस तरीके से भी कह सकते हो कि आप लोगों को ए एंड बी के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत बड़ा डिफरेंस, एक या फिर कह सकते हो कंपैरेटिव डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो जब 2 एटम्स के बीच में बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो ऐसे केस में होगा क्या कि उस कोवैलेंट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए, अच्छा आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड्स, हम आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो बॉन्ड्स हम लोग यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में यूजुअली यूज करते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, आयोनिक की बात हम नहीं करते।
हम लोग किसकी बात करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कोवैलेंट बॉन्ड्स को जो तोड़ने का तरीका है वो है दो, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक। और अगर मैं कोवैलेंट बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ तो कोवैलेंट बॉन्ड्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स तो डेफिनेटली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। आयोनिक में कैसा होता है, एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन देती है, दूसरी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेती है, बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के कोवैलेंट बॉन्ड्स के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट ऑल अबाउट आप लोगों का कोवैलेंट बॉन्ड्स, और किसी के बारे में नहीं है सिवाय कोवैलेंट बॉन्ड्स के। तो ऐसे में यहाँ पर आप लोगों के ए और बी के बीच में अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड है तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इस कोवैलेंट बॉन्ड में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कायदे से तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनको सेंटर में होना चाहिए, मतलब जितना ए का हक होगा उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे उतना ही हक आप लोगों के बी का भी होगा उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। बट होता कैसा है कि अगर आपके ये दोनों एटम सेम रहे, लाइक O2 H2 Cl2 Br2, ठीक है, N2, तो ऐसे केस में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि दोनों सेम एटम के बीच में है तो एक्चुअली जितना उस एक इलेक्ट्रॉन पे हक ए रखता है उतना ही हक आप लोगों का बी भी रखता है। या फिर आप जब ये कहो कि कंपैरेटिवली उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं रहता तो भी आपको यही सेम चीज़ देखने को मिलती है। एक एटम जितना हक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे रखता है दूसरा एटम भी उतना ही सेम हक उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे रहता है। तो इन दैट केस अगर मैंने कुछ ऐसा किया जिसके करने की वजह से ये बॉन्ड टूट गया, तो बॉन्ड टूटने के बाद होगा कैसा कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के किसी, मतलब बॉन्ड तो टूट चुका है तो ऑब्वियसली कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अब अपने अपने रास्ते अलग कर लेंगे ना, एक अलग तरफ जाएगा एक दूसरी तरफ चला जाएगा। तो एक्चुअली में ये तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये ए के पास वापस चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स बी के पास वापस चले जाते हैं। यानी कि बॉन्ड के टूटने के बाद जो स्पीशीज बनी उस स्पीशीज में ए उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पीछे खींच लिया और जो बी उसने अपना भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, पीछे खींच लिया। दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, पीछे खींच लिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि जब तक हम लोगों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड था तब तक ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, अब क्योंकि हमारे बीच में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं रहा तो अब हम लोगों को इस तरीके से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रखने की नीड भी नहीं है। हम दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, अलग अलग अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेते हैं, बस खत्म। इसी को सिंपल भाषा में हम लोग होमोलिटिक फिजन कहते हैं। तो बेसिकली होमोलिटिक फिजन क्या है, होमोलिटिक फिजन आप कह सकते हो एक इस तरीके से एक कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने का तरीका है जिसमें आप लोगों के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों एटम के पास वापस चले जाते हैं। और हेट्रोलिटिक फिजन अगर कोई मुझसे पूछेगा तो ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें अगर आप लोगों के एक बॉन्ड के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर्ड हैं और आप अगर बोल रहे हो कि मैं इसको बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली ब्रेक करूंगा, तो हेट्रोलिटिकली ब्रेक करने से क्या होता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स का ब्रेक होने के बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, इसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, आफ्टर ब्रेकिंग मतलब ब्रेकिंग होने के बाद, ठीक है, आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रॉपरली क्या नहीं हो पाते हैं, किसी दोनों पे एक एक जाने चाहिए वो नहीं हो पाते। किसी एक स्पीशीज ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेती है और कोई दूसरी स्पीशीज कम इलेक्ट्रॉन लेती है। जैसे कि इमेजिन अगर मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है, ये मैंने सिर्फ इमेजिन किया है, याद रखना ये मैंने सिर्फ इमेजिन किया है और कुछ नहीं। मुझे अभी नहीं पता है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। तो अगर मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ कि मेरी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगी तो बी क्या कहेगा कि नहीं नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दो अपना इलेक्ट्रॉन तो वो लेगा ही लेगा, साथ ही साथ में वो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा। तो इनडायरेक्टली हुआ क्या कि ए और बी के बीच में ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके तरफ मूव कर गए, बी की तरफ मूव कर गए। क्योंकि वो बी की तरफ मूव किए हैं तो ऐसे केस में बी के पास आएगा निगेटिव चार्ज। क्यों निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि देखो बी अपना एक इलेक्ट्रॉन तो ले ही रहा था,
बराबर, लेकिन उसने अभी एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, दैट इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। उस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके ऊपर क्या आता है, एक नेगेटिव चार्ज आता है। और जो बेचारा ए है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लेता तो समथिंग लाइक दिस, इस प्रकार की कोई स्पीशीज बनती। अब क्योंकि बेचारे के पास वो एक इलेक्ट्रॉन भी उसको नहीं मिला, जो उसका खुद का, उसके हक का इलेक्ट्रॉन था, वो भी आपने उससे क्या कर लिया, छीन लिया और बी को दे दिया, तो बेचारे ए के पास कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर मैं मोटा मोटी तौर पे बात करूं तो होमोलिटिक फ्यूजन और हेट्रोलिटिक फ्यूजन में सीधा सीधी सी ये बातचीत है कि कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है या जब कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो दो कोवैलेंट बॉन्ड्स के पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर आपने उस कोवैलेंट बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक किया कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दोनों एटम्स पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका होमोलिटिक फ्यूजन। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है तो इसको आप लोग क्या कहोगे, होमोलिटिक के बजाय हेट्रोलिटिक फ्यूजन। खत्म कहानी। अब इसमें ना एक बहुत ही बड़ा सा हम लोग मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में रखते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी ऐसा है कि आपको यूजुअली, यहाँ पे मैं वर्ड लिख देती हूँ, जनरली आप लोगों को जनरली होमोलिटिक फ्यूजन वहाँ देखने को मिलता है बिना किसी डिफिकल्टी के, जहाँ पे दोनों एटम्स लाइक होते हैं। ठीक है, जहाँ पे दोनों एटम्स कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल में लाइक एटम्स होते हैं, जैसे कि O2, F2, H2, N2, Br2, इस प्रकार की जो स्पीशीज होती हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं, अगर आप इनके बॉन्ड्स को तोड़ोगे, इनके कोवैलेंट बॉन्ड्स को तोड़ोगे, तो उनके बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऐसा नहीं होगा किसी के पास कम जाएंगे किसी के पास ज़्यादा जाएंगे, दोनों अपने एटम्स इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। जैसे O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल में एक O और दूसरे O के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए। तो जब आप इसका अगर होमोलिटिक फ्यूजन करते हो तो होमोलिटिक फ्यूजन करने से क्या होगा कि वो जो आपके पास बीच में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड वाले थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन ले जाएगा और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन ले जाएगा, सच दैट की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसका, आपके इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो जनरली हम लोगों को होमोलिटिक फ्यूजन कहाँ पे देखने को मिलता है, लाइक एटम्स आप लोगों को जहाँ पे देखने को मिल रहा है वहाँ पे, या फिर अब जहाँ पे आप लोगों को बॉन्ड जो होते हैं आप लोगों के नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन पोलर बॉन्ड्स, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको कैसा मिलता है, लो मिलता है। वहाँ पर भी आप लोगों को क्या देखने को मिल जाता है, इस प्रकार से क्या चीज़, आप लोगों का होमोलिटिक फ्यूजन। ये हम लोगों ने लिखा है जनरली, बट इसका क्या ये मतलब है क्या कि अगर H2 मॉलिक्यूल है तो H2 मॉलिक्यूल जब जब दुनिया में टूटेगा तब तब वो टूट कर हमेशा यही चीज़ क्रिएट करेगा? क्या इसका ये मतलब है कि वह जब जब आप लोगों के नॉन पोलर बॉन्ड्स को तोड़ूंगी, जैसे CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर ही तो है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है आपकी 2.5 के आसपास कुछ होती है और हाइड्रोजन की 2.1। अब मुझे बताओ क्या ये कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है क्या दोनों के बीच में? नहीं। तो ऐसे केस में अब तुम खुद सोचो कि क्या ये चीज़ एक नॉन पोलर बॉन्ड नहीं है? बिल्कुल एक नॉन पोलर बॉन्ड है। तो अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो तोड़ने पे तो तुम यही एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि आपका जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये अगर मैं CH4 का एक मॉलिक्यूल कंसिडर करूं और मैं फिलहाल अभी एक बॉन्ड तोड़ने में इंटरेस्टेड हूं, तो इस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो होगा क्या, अगर मैं कहूंगी कि इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, तो होमोलिटिक क्लीवेज होने से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। अच्छा ध्यान रखना एक चीज़ का, जब हम होमोलिटिक फ्यूजन करते हैं और किसी इलेक्ट्रॉन को अगर किसी एटम की तरफ मूव कराते हैं तो देखना ऐसा हाफ एरो देते हैं। हाफ एरो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इसको वैसे हम फिशर हुक एरो कहते हैं। हाफ एरो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाया है। ठीक है, आपने सिर्फ क्या कराया है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाया है। ठीक है, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, रेडी रखना है इस चीज़ को, याद रखना। तो अभी यहाँ पे ये स्पीशीज क्या बन जाएगी, आप लोगों के पास ये देखो C के पास ये 3 हाइड्रोजन, एक डॉट आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, एक और डॉट आ गया।
तो यूजुअली मैं कौन सा वर्ड यूज कर रही हूँ, यूजुअली आप लोगों को होमोलिटिक फिजन वहां पे देखने को मिलती है जब आप लोगों के पास एक मॉलिक्यूल के अंदर में दोनों एटम्स आप लोगों के कैसे रहते हैं, बोलो सेम रहते हैं, तब आपको देखने को मिलती है। या फिर आप लोगों को होमोलिटिक फिजन तब देखने को मिलती है जब आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब क्या, मतलब उसके बॉन्ड्स एक्चुअली नॉन पोलर है, मतलब उनके एटम, जो एटम्स को आप तो बॉन्ड तोड़ना चाह रहे हो, जिस एटम के बीच का बॉन्ड तोड़ना चाह रहे हो, वो बॉन्ड जो रहता है उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है, वो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है। अब इसका अगर मैं उलट बातचीत करूं तो डोंट यू थिंक कि ये बातचीत ऐसी हो जाएगी कि जनरली अगर आप लोगों के पास डिफरेंट एटम्स हैं विथ लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डिफरेंट एटम्स, ठीक है, विथ लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो डोंट यू थिंक कि ऐसे केस में आप लोगों के पास जो क्लीवेज होगा, जो बॉन्ड टूटेगा, वो बॉन्ड थोड़ा अनसिमेट्रिकल टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव लेट्स से HCl, और अगर मैं कहती हूँ कि इनके बीच में ठीक ठीक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और अगर ये हेट्रोलिटिकली ब्रेक हो रहे हैं, तो अगर HCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ज़्यादा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, Cl की तरफ, तो Cl निगेटिव बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H पॉजिटिव। अच्छा, एक बार ना मुझे किसी ने डाउट पूछा था कि वहाँ पे Cl2 निगेटिव क्यों नहीं बनता है, क्योंकि दो दो Cl मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि जा रहे हैं। तो देखो इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, अगर ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता तो Cl को उन दो इलेक्ट्रॉन में से उसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन तो मिलता ही, राइट, दो इलेक्ट्रॉन्स में से उस Cl को अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन तो मिलता ही, इस पे तो किसी को डाउट नहीं है। अब क्योंकि ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसका खुद का है, हक का है, और जो आप लोगों का दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो उसने चोरी किया है, जो कि हाइड्रोजन का होना चाहिए था, बट वो क्या कर चुका है, उसको चोरी कर चुका है। तो क्योंकि वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चोरी कर रहा है इसीलिए उस पर -1 आ रहा है, ना कि उस पर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। ये मेरे से पहले, बहुत पहले आई थिंक किसी ने डाउट पूछा था, तो मुझे याद है कि उस इंसान का डाउट था कि -2 क्यों नहीं आया, तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने ये वाली चीज़ अभी वापस से बता दी। तो हमारी जो सोच है वो होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन में यूजुअली यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है कि हम लोगों ने जब जब होमोलिटिक फिजन करते हैं, होमोलिटिक फिजन करने की वजह से वो कब होने को मिलता है, आपको कब देखने को मिलता है होमोलिटिक फिजन, जब आप लोग क्या कर लेते हो, जब आप ऐसे एटम्स के बीच का बॉन्ड तोड़ते हो जो सेम होते हैं या फिर जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। ये हमारी सोच बन जाती है, ठीक है। और हेट्रोलिटिक हम कब देखते हैं कि अच्छा दोनों एटम्स डिफरेंट है और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक अच्छा खासा गैप भी दिख रहा है, तो चलो इसका फिजन हेट्रोलिटिक कर दो। बट ऐसा नहीं है, हर होमोलिटिक फिजन हेट्रोलिटिक बनाया जा सकता है और हर हेट्रोलिटिक फिजन होमोलिटिक बनाया जा सकता है, डिपेंड ऑन दी कंडीशंस। आप कौन सी कंडीशंस उसको प्रोवाइड कर रहे हो, किस कंडीशन में वो फिजन हो रहा है, किस मतलब कैसा आप उसको आजू बाजू का माहौल दे रहे हो, एक्चुअली इस पर बातचीत डिपेंड करती है। आप जिस तरीके का माहौल देते हो आपके उस पर्टिकुलर एटम को, वो क्लीवेज उस तरीके से आप लोगों को करके दिखाएगा। तो ऐसा नहीं है कि H2 को अगर तुम तोड़ोगे तो H डॉट ही क्रिएट होगा, एक स्पीशीज H पॉजिटिव और दूसरी स्पीशीज H निगेटिव, ऐसा भी क्रिएट हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गिवन कंपाउंड अगर दिया है उसमें हमें हमारा बॉन्ड होमोलिटिकली तोड़ना है कि उसमें हमारा बॉन्ड हेट्रोलिटिकली तोड़ना है? क्योंकि मेरी बातचीत से तो अभी मैंने कहा था कि यार इसको देखोगे तो होमोलिटिक कर देना, इसको देखोगे तो हेट्रोलिटिक कर देना, बट अभी जस्ट कुछ सेकंड्स पहले मैंने ये कहा कि हर बॉन्ड होमोलिटिकली भी तोड़ा जा सकता है और हर बॉन्ड हेट्रोलिटिकली भी तोड़ा जा सकता है, राइट। हर बॉन्ड होमोलिटिकली भी तोड़ा जा सकता है, बताओ, और हर बॉन्ड आप लोगों का हेट्रोलिटिकली भी तोड़ा जा सकता है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन से बॉन्ड को कैसे तोड़ना है जब कोई लॉजिक ही वैलिड नहीं है? तो ऐसा नहीं है, लॉजिक है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ होमोलिटिक फिजन की, तो होमोलिटिक फिजन की कंडीशंस ये हैं कि कल को
अगर आपका रिएक्टेंट आपको वेपर फेज में दिया है या फिर आपको आपका रिएक्टेंट गैसियस फेज में दिया है, तो वहां पे आप लोगों को होमोलिटिक फिजन ही देखने को मिलेगा। फेवरेबल 99% केसेस में आपको होमोलिटिक फिजन ही देखने को मिलेगा। अगर आप हाई टेम्परेचर पे आपकी रिएक्शन कर रहे हो तो भी आपको होमोलिटिक फिजन देखने को मिलेगा, राइट। अच्छा, अगर आप लोगों की रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो भी आप लोगों को होमोलिटिक फिजन देखने को मिलता है जनरली, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे हो सकते हैं, बट जनरली आपको इलेक्ट्रोलिसिस में भी होमोलिटिक फिजन देखने को मिलता है। या फिर अगर आपने रिएक्शन करवा रहे हो और रिएक्शन के दौरान आपने जो सॉल्वेंट यूज किया, वो सॉल्वेंट आपने कैसा यूज कर लिया, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट समझते हो ना, जिसमें जो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आइडिया है ना, डाइपोल मोमेंट कहीं भूल तो नहीं गए, ठीक है। अगर आपने एक सॉल्वेंट यूज किया है और आपका अगर वो सॉल्वेंट नॉन पोलर है, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट देखो बहुत सारे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बेंजीन को उठा लो, वो एक नॉन पोलर है, टॉलिन को उठा लो, वो एक नॉन पोलर है, ठीक है। इस प्रकार के, तो इस प्रकार के अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को तुम यूज कर रहे हो, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को यूज करने की वजह से बताओ क्या होगा, आप लोगों का जो मतलब फिजन होमोलिटिक होता है वो तो होमोलिटिकली ही होगा, बल्कि अगर कोई बेचारा हेट्रोलिटिक भी कर सकता था या हेट्रोलिटिक करता है तो वो बेचारा भी कैसा करने लगेगा, आप लोगों का होमोलिटिकली फिजन करने लगेगा। तो यानी कि इस तरीके से अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज किया जा रहा है और अगर आप हाई टेम्परेचर पे हो, वेपर फेज में हो, आप यूजुअली जनरली इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, तो आपकी जो रिएक्शंस हैं उनके में दौरान जो एटम्स के आप बॉन्ड ब्रेक करते हो वो कैसे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, होमोलिटिकली, ठीक है। और साथ ही साथ में एक और सबसे इंपॉर्टेंट और फॉरमोस्ट क्राइटेरिया, अगर आपने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस या फिर सनलाइट का प्रयोग किया है तो 100% डेफिनेटली आपका जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो होमोलिटिकली तरीके से ही ब्रेक होगा। ये सारी कंडीशंस अगर आपको देखने को मिले, ठीक है, तो आप समझ जाओ कि आप लोगों का जो बॉन्ड आपको तोड़ना है वो कैसे तोड़ना है, होमोलिटिकली तोड़ना है। अगर मान लेते हैं आपकी रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट के साथ कंटेनर में कोई फ्री रेडिकल पहले से मौजूद है, फ्री रेडिकल अभी अभी तुम लोगों को जो पॉलीमर केमिस्ट्री सिखाई गई थी उसमें बताया गया था, नहीं तो मैं अभी भी बता दूंगी फिर से, अभी ऊपर मैंने बताया नहीं, मैं फिर से नीचे बता दूंगी। अगर आपके रिएक्टेंट के साथ अगर फ्री रेडिकल मौजूद है तो वो फ्री रेडिकल क्या करेगा, खुद तो वो फ्री रेडिकल है वो, लेकिन अब जो वो बॉन्ड तोड़वाएगा वो बॉन्ड कैसा तोड़वाएगा, होमोलिटिकली। यानी कि अगर रिएक्शन में पहले से कोई फ्री रेडिकल मौजूद होता है तो उस फ्री रेडिकल के मौजूद होने की वजह से जो बॉन्ड टूटता है वो बॉन्ड आप लोगों का हेट्रोलिटिकली नहीं टूटता है, वो बॉन्ड कैसे टूटने लगता है, होमोलिटिकली टूटता है। वो बॉन्ड कैसे टूटता है, होमोलिटिकली टूटता है। वो बॉन्ड कैसे टूटता है, होमोलिटिकली टूटता है वो वाला बॉन्ड, ठीक है। वो बॉन्ड कैसे टूटता है, होमोलिटिकली। तो फ्री रेडिकल का मौजूद होना भी किस चीज को इंडिकेट करता है कि आपका बॉन्ड कैसा टूटेगा, होमोलिटिकली टूटेगा। अब उसके उलट आपके पास सिचुएशन क्या होती है, हेट्रोलिटिकली। आप बॉन्ड्स को कैसे ब्रेक कर सकते हो, हेट्रोलिटिकली भी ब्रेक कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हेट्रोलिटिक? हेट्रोलिटिकली ब्रेक करने का मतलब होता है दो एटम्स के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं वो उस एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जिसकी तरफ शिफ्ट होंगे उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और जिस बेचारे को नहीं मिला उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन जस्ट इसका उल्टा है। अगर आपने लो टेम्परेचर यूज किया है, ठीक है, तो आप ये मानकर चलो कि आप लोगों की जो रिएक्शन है वो अपना बॉन्ड हेट्रोलिटिकली तोड़ने के लिए वो ज्यादा फेवरेबल है। अगर मान लेते हैं आप लोगों ने रिएक्शन में जो सॉल्वेंट है अगर वो पोलर लिया है, पोलर सॉल्वेंट का मतलब कोई एसिड अगर आपने लिया है, ठीक है, अगर आपके पास कोई बेस है या फिर अगर आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, या फिर अगर आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इन सारी कंडीशंस के अंतर्गत आपकी जो बॉन्ड फ्यूजन है, जो बॉन्ड तोड़ने की प्रोसेस है वो कैसी हो जाएगी, वो हेट्रोलिटिकली हो जाएगी। वो कैसी हो जाएगी, हेट्रोलिटिकल हो जाएगी, ठीक है। ये रहता है। अगर आपके पास रिएक्शन में आयंस मौजूद है, जैसे मैंने क्या कहा, अगर आपके रिएक्टेंट के पास
पहले से कंटेनर में कोई फ्री रेडिकल मौजूद है, तो वो क्या करेगा, आपके रिएक्टेंट को भी कैसे ब्रेक करवाएगा, रिएक्टेंट के बॉन्ड्स कैसे ब्रेक कराएगा, होमोलिटिकली ब्रेक कराएगा। लेकिन अगर आपकी रिएक्शन में आयंस मौजूद है, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आयंस मौजूद है तो वो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को कैसे ब्रेक करवाएंगे, वो हेट्रोलिटिकली ब्रेक करवाएंगे। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस जिनकी मदद से आप ये पहचान सकते हो कि आपका जो होमोलिटिक, मतलब आपको जो फिजन दिया जा रहा है वो फिजन होमोलिटिक फिजन है कि हेट्रोलिटिक फिजन है। क्योंकि ऐसा रटना कि नहीं हमेशा सेम एटम रहेंगे तो मैं होमो करूंगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा तो मैं होमो करूंगा, ये गलत है। आप एक होमो वाली स्पीशीज को हेट्रो में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे इफ आई डू हैव H2 और अगर मैं एरो के ऊपर लिखती हूँ UV, इसका मतलब मैं मेरे H2 मॉलिक्यूल को अल्ट्रावायलेट रेज प्रोवाइड कर रही हूँ। सो इन दैट केस ये जो बॉन्ड फिजन होगा ये होमो होगा। तो H और H के बीच में एक बॉन्ड होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो बॉन्ड टूटने के बाद दोनों के पास इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। बट अगर मान लेते हैं ये H2 जो है मेरा, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूं कि इस H2 की जो मैंने ब्रेकिंग की है वो ब्रेकिंग मैंने मान लेते हैं किसी व्हाट डू यू से, अब मैं क्या कहूँ, यहाँ पे लो टेम्परेचर पे की है, ठीक है, या फिर यहाँ पे मैंने कोई पोलर सॉल्वेंट का प्रयोग किया है। तो ऐसे सॉल्वेंट का प्रयोग करने की वजह से जो H और H आपका कैसा होता है बताओ, जो H और H आप लोगों का कैसा होता है, रेडियकली टूटना चाहिए था, वो रेडियकली नहीं टूटता। उस H और H के बीच में जो 2 बॉन्ड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किसी एक H पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से H निगेटिव और बेचारे दूसरे के ऊपर H पॉजिटिव बनता है। यानी कि ये अपने दिमाग में मित रखना कि हमेशा हमारा तो H2 ब्रेक होने पर फ्री रेडिकल ही बनाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, डिपेंड कि आप उसे क्या कंडीशंस दे रहे हो, उस कंडीशन के हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि वो वाली स्पीशीज आप लोगों का क्या प्रोड्यूस करेगी। जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई तो एक रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट पे तुम्हारा आइडिया है, चलो मैडम अपन K2Cr2O7 डालते हैं। आप मुझे प्रेडिक्ट करके बताइए कि वहां पे उस रिएक्टेंट के जब बॉन्ड्स टूटेंगे तो वो बॉन्ड्स होमोलिटिकली टूटेंगे कि वो बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटेंगे। तो यार आप कभी भी रिएक्टेंट पे फोकस करना ही मत। अगर आपके एरो के ऊपर कंडीशंस लिखी है तो आप कंडीशंस पे फोकस करो, अगर एरो के ऊपर सॉल्वेंट लिखा है तो आप सॉल्वेंट पे फोकस करो। ठीक है, आप कभी भी रिएक्टेंट के टाइप पे फोकस मत करो कि सेम टाइप का है कि डिफरेंट टाइप के एटम्स है, उस पर फोकस मत करो, उससे हमेशा आंसर गलत आएगा। ठीक है, आप हमेशा कंडीशन पे फोकस करो। तो K2Cr2O7 एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जब जब हम कभी एसिड यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे या फिर रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे बराबर, तो ऐसे केस में याद रखना हमेशा आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड्स टूटेंगे, वो बॉन्ड्स कैसे टूटेंगे, आप लोगों के हेट्रोलिटिकली टूटेंगे, मतलब हेट्रोलिटिक फिजन आप लोगों को वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इस K2Cr2O7 की जगह यहाँ पे मान लेते अल्कोहल यूज करती CH3OH, तब कौन सा मुझको फिजन देखने को मिलता, तब भी मुझको यहाँ पे कौन सा वाला फिजन देखने को मिलता है, हेट्रोलिटिक फिजन। क्यों हेट्रोलिटिक फिजन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अल्कोहल आपका एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, ना कि नॉन पोलर। तो यानी कि आप जो यहाँ पे सॉल्वेंट यूज कर रहे हो वो सॉल्वेंट आप लोगों के कैसे हैं, पोलर है देयरफॉर। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से इमेजिन करो मैंने यहाँ पे यूज कर ली होती बेंजीन, तो अब जब मेरा रिएक्टेंट के अंदर के बॉन्ड्स टूटेंगे तो अब वो जो बॉन्ड्स टूट रहे हैं वो हेट्रोलिटिकली नहीं टूटेंगे, अब वो बॉन्ड्स कैसे टूटेंगे, होमोलिटिक फिजन होगा। अगर मान लेते हैं मेरे पास जो रिएक्टेंट है उससे मैं Cl नेगेटिव आयन प्रोवाइड कर रही हूँ, इसका मतलब मैं मेरे रिएक्टेंट को आयन दे रही हूँ। अगर मैं मेरे रिएक्टेंट को आयन प्रोवाइड करूंगी तो मेरे आयन प्रोवाइड करने से क्या होगा कि आयन के प्रेजेंस में अगर वो बॉन्ड, अगर आयन नहीं होता और बिना आयन के अगर वो वाला बॉन्ड होमोलिटिकली टूट भी रहा होता ना, तो आयन आ जाने के बाद अब वो हेट्रोलिटिकली ही टूटेगा। और अगर उसी सेम रिएक्टेंट को मैंने कोई फ्री रेडिकल दे दिया, लेट्स से मैंने दे दिया Cl का रेडिकल, Cl डॉट अगर दे दिया, Cl डॉट इज नोन एज फ्री रेडिकल। ठीक है, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है अगर किसी स्पीशीज के ऊपर, तो वो क्या है, वो एक फ्री रेडिकल है, राइट। वो क्या है, वो एक फ्री रेडिकल है, राइट।
अच्छा, तो ये आपका बॉन्ड कैसे टूटेगा? होमोलिटिकली टूटेगा। तो बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा कि बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटेगा, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? ये आप डिसाइड करोगे उसके एरो पे लिखे हुए आप सॉल्वेंट्स को देखकर। हाँ, कई बार वहां पे आप लोगों को ये देखने को भी मिल सकता है, लेट्स से वहां पे लिखा है एच न्यू, मतलब समझ जाना कि उसको लाइट प्रोवाइड की गई है, और अगर उसको लाइट प्रोवाइड की गई है यानी कि बॉन्ड कैसे टूटा है, वहां पे होमोलिटिक फिशन हुआ है। तो आप कभी भी मॉलिक्यूल को नहीं देखोगे कि मॉलिक्यूल मुझे क्या दिया है। अब कैसा होता है, तुम लोग देखते हो मॉलिक्यूल को, और मॉलिक्यूल को जैसे अगर मैंने दिया H2 तो तुम्हारे अंदर तुरंत ही डिसीजन आ जाता है कि H2 तो यार होमोलिटिकली ही टूटेगा, बट ऐसा डिसीजन मत लेना, ठीक है। आप ये देखना कि H2 के साथ कंडीशन आपको क्या दी है, जो कंडीशन दी है ना उसके अकॉर्डिंग आप अपने बॉन्ड को तोड़ना, कभी गलती नहीं करोगे। तो इस तरीके से होमोलिटिक फिजन होगा कि हेट्रोलिटिक फिजन होगा, ये हम लोग कैसे पहचानेंगे? हम लोगों को पहचानने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको क्या करना है, सिर्फ कंडीशंस चेक करनी है। जैसे ही आप कंडीशंस चेक करोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो स्पीशीज होमोलिटिकली टूटी है कि वाली स्पीशीज आप लोगों की हेट्रोलिटिकली टूटी है, ठीक है। अब कई बार कैसा कंडीशंस नहीं दी होती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कंडीशंस नहीं दी है, अगर आपको कंडीशन नहीं दी है तो आप ऐसे में क्या करोगे? इफ कंडीशन इज नॉट गिवन, कंडीशन दी ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप होमो या हेट्रो कैसे डिसाइड करोगे? देन ऑब्जर्व मॉलिक्यूल, आप अपने मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो। अगर मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल के अंदर के दोनों एटम सेम है तो आप क्या कहना कि आपका जो बॉन्ड टूट रहा है वो होमोलिटिकली टूट रहा है। अगर डिफरेंट है तो आप कहोगे कि वो कैसे टूट रहा है, वो हेट्रोलिटिकली टूट रहा है। जैसे मेरे पास HCl है, इस HCl को अगर मैं देखूंगी तो दोनों एटम्स मुझे अलग दिख रहे हैं, तो मैं कहूंगी होमोलिटिक फिजन हो रहा है। अगर मैं ये कहूंगी कि मेरे पास O2 है, तो अब यहाँ पे कौन सा फिजन होगा? होमोलिटिक फिजन होगा, क्योंकि दोनों एटम्स मेरे पास कैसे हैं? सेम है। अगर मैं बात करूंगी वाटर की, तो वाटर में आपके बॉन्ड्स अलग अलग हैं, तो हेट्रोलिटिक फिजन होगा, ठीक है। ये इस तरीके से अगर कंडीशंस नहीं गिवन है, तो अगर अमोनिया है तो एटम्स अलग अलग हैं, तो कैसा फिजन होगा? होमोलिटिक फिजन नहीं होगा, हेट्रोलिटिक फिजन होगा। तो एक्चुअली आप क्या कंडीशंस ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर कंडीशन नहीं दी तो ही मॉलिक्यूल देखना। अगर लेट से कंडीशन दी हुई है और तुम मॉलिक्यूल को देख देख के अपना आंसर बोल रहे हो, तो एक्चुअली में सिचुएशन गलत हो जाएगी। क्योंकि इमेजिन करो, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूं H न्यू, तो H न्यू के प्रेजेंस में जो HCl हेट्रोलिटिकली टूट रहा था ना, वो भी होमोलिटिकली टूटने लगेगा। इवन जो H2O हेट्रोलिटिकली टूट रहा था वो भी होमोलिटिकली टूटने लगेगा। और अगर मैं वहां पे कंडीशंस ये दे दूं कि मान लेते हैं मेरी रिएक्शन हो रही है OH निगेटिव के प्रेजेंस में, तो OH निगेटिव इज नथिंग बट आयन। आयन कैसी रिएक्शन को फेवर करती है? हेट्रोलिटिक। तो जो मेरे होमोलिटिक हो रहे थे वो भी क्या हो जाएंगे? और सारे के सारे हेट्रोलिटिक हो जाएंगे। तो कभी भी मॉलिक्यूल डिसाइड नहीं करता कि उसका अंदर जो उसके बॉन्ड्स हैं उनका जो फिजन है वो होमोलिटिक होगा कि उनका जो फिजन है वो हेट्रोलिटिक होगा। उसकी कंडीशन डिसाइड करती है। अगर कंडीशंस नहीं दी, देन एंड ओनली देन आप क्या चेक करिएगा? उसके मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करिएगा। अदरवाइज कभी ये वाला काम मत करना। इवन तुमने अभी जो पॉलीमर रिएक्शन पढ़ी, पॉलीमर चैप्टर पढ़ा, उसमें जो एडिशन रिएक्शन पढ़ी, उस एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी क्या है? आप लोगों का होमोलिटिक क्लीवेज की वजह से हो रहा है। क्योंकि जब जब होमोलिटिक फिजन होता है तब तब उस बॉन्ड ब्रेकिंग के मतलब उस बॉन्ड ब्रेकिंग में होता क्या है? उसके आजू बाजू के दोनों एटम्स को क्या मिलता है? इक्वल इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है। अगर A और B, इसमें अगर मैं इस तरीके का बॉन्ड तोड़ रही हूं सच दैट कि A और B के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि A को भी एक इलेक्ट्रॉन और B को भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये जो स्पीशीज बनती है विथ 1 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आप लोगों का फ्री रेडिकल, ठीक है। और अगर मान लेते हैं ये बॉन्ड या ये क्लीवेज इस तरीके से हो रहा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक स्पीशीज पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक स्पीशीज बन जाती है पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी स्पीशीज बन जाती है निगेटिवली चार्ज।
यानी कि आपको आयंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? आयंस फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को ज़्यादातर जो डील करना होता है वो किसके साथ करना होता है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ। लेट्स से अगर आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है कार्बन और मान लेते हैं एक्स, इन दोनों के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है। अब मान लेते हैं एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ज़्यादा है, तो अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगी तो बॉन्ड तोड़ने से क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? एक्स पर। तो ये बन गया एक्स निगेटिव और बेचारे कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो उस पर्टिकुलर कार्बन को हम लोग कहते हैं कार्बोकैटायन। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में और डिटेल में, इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर्स रहेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फैक्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी तो तुम सिर्फ जान लो कि कार्बोकैटायन है क्या या कब बनता है। बट अगर मान लेते हैं मैं इस कार्बन को कनेक्ट कर देती हूँ हाइड्रोजन से और अब मैं बोलती हूँ कि इस बॉन्ड को हेट्रोलिटिक फिजन के तहत तोड़ो, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑब्वियस है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस पे शिफ्ट होंगे? कार्बन पे शिफ्ट होंगे। तो अब ऐसे केस में कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ? निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो इसीलिए ये कार्बन अब क्या कहलाने लगेगा? कार्ब अनायन। क्या कहलाने लगेगा? कार्ब अनायन। तो हमारे पास क्या है? कार्बोकैटायन है, हमारे पास क्या है? कार्ब अनायन है। समझ में आ रही बात? हमारे पास क्या है? कार्बोकैटायन है, हमारे पास क्या है? कार्बो अनायन है। ठीक है, क्या है हमारे पास? कार्ब अनायन है। और अगर मान लो सच दैट ये दोनों के दोनों कार्बन है और दोनों के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है और मैंने क्या किया? ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्या किया? इस तरीके से ब्रेक किया कि सच दैट ये इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हुए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होते हुए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो अब ये कार्बन की कैसी स्पीशीज तैयार हुई? ये कार्बन की ऐसी स्पीशीज तैयार हुई जिसमें उस कार्बन के ऊपर क्या है? एक डॉट है, सिंगल डॉट। तो इसको आप लोग क्या कहोगे? फ्री रेडिकल। तो टोटल कार्बन की राइट नाउ हमारे पास 3 स्पीशीज रेडी हुई। एक तैयार हुआ कार्बोकैटायन, एक तैयार हुआ कार्बो अनायन और एक तैयार हुआ आप लोगों के पास फ्री रेडिकल्स। ठीक है, बस डन, वी आर डन, खत्म कहानी। ये जो तीनों की तीनों स्पीशीज है ना, इनको आगे की क्लास में आप सीखोगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के नाम पर। ये हमारी रिएक्शन के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। अब द पॉइंट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं वो हम सीखेंगे आगे, बट ये 3 आपकी रिएक्शन के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। इनके अलावा और भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं लाइक कार्बीन, लाइक बेंजाइन, लाइक नाइट्रीन्स, बट उतनी डिटेल में हमको हमारे सिलेबस में 11-12 की ये चीज़ नहीं पढ़नी है। हाँ, कार्बीन्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बट बेंजाइन और नाइट्रीन्स की हमें उतनी नीड नहीं होती है मेंस के पेपर में। हम लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है 11-12 के सिलेबस में वो यही है, कार्बोकैटायन, कार्ब अनायन और आप लोगों के फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो जब जब दिखे कि रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है तो याद रखना हमेशा वहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखना कभी भी मॉलिक्यूल देख के डिसाइड मत करना कि वो वाली स्पीशीज होमोलिटिक फ्यूजन करेगी कि हेट्रोलिटिक फ्यूजन करेगी। कुछ भी हो सकता है, आपको हमेशा कंडीशन देखनी है। अगर कंडीशन नहीं दी है तो ही ऐसे केस में आपको क्या चेक करना है कि यार अब तो यहाँ पर मतलब मुझको मॉलिक्यूल देखना पड़ेगा, अदरवाइज तब तक आपको मॉलिक्यूल देखने की नीड नहीं है। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ फ्यूजन को पढ़ा कि कितने टाइप के फ्यूजन होते हैं। अभी जो हम लोगों की नेक्स्ट क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो ये रहेगा कि अब इस फ्यूजन से जो हम लोगों का कार्बोकैटायन बना है उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी। मतलब ये कार्बोकैटायन जो बन रहा है, क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, अनस्टेबल है, अगर स्टेबल है तो किस एक्सटेंट तक स्टेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आप डायरेक्टली कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी या कार्बन आयन की स्टेबिलिटी नहीं पढ़ सकते,
उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इफेक्ट्स को पढ़ना, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, लाइक आपका रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हम लोगों की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर आएगी, ठीक है। तो अभी इस चीज